वेलकम बच्चों। आज का अपना जो टॉपिक है वो है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को समझने के लिए सबसे पहले एक रिएक्शन लेते हैं हम। लेट अ केमिकल रिएक्शन ए प्लस बी, ये कन्वर्ट हो रहा है सी और डी में। यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है? रिएक्टेंट्स है। कैपिटल सी कैपिटल डी क्या है? प्रोडक्ट्स है। और स्मॉल ए बी सी डी इनके क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्लियर है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट हो या रिएक्टेंट हो, उनके आगे जो नंबर्स लिखे होते हैं उनको क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। उनको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल ए बी सी डी। क्लियर? अब देखो, क्लास 11th में हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ मास एक्शन नाम से। ठीक है, गुलबर्ग और बागी नाम के साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया था जिसे हम बोलते थे लॉ ऑफ मास एक्शन। वो क्या बोलता था? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट की क्या होता था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, rate of a reaction is directly proportional to the concentration of reactants। ठीक, अगर मान लो एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है? ए और बी। तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के, क्योंकि ए बी क्या है? यहाँ पे रिएक्टेंट्स है। ठीक, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्लियर? अब जो कोफिशिएंट्स होते थे यहाँ पे, जैसे स्मॉल ए और स्मॉल बी, उसको क्या करते थे हम? पावर्स पे रख देते थे। ए की पावर स्मॉल ए, बी की पावर स्मॉल बी। क्लियर? बट एक्सपेरिमेंटली जब देखा जाता है, ठीक है, तो इन कंसंट्रेशन टर्म्स की जो पावर होती है वो इन कोफिशिएंट्स के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। आ रही है बात समझ में? इसलिए यहाँ पे मैं ए और बी ना लिखकर जनरल क्या लिख देता हूँ? एक्स वाई। एक्स ए के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वाई बी के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर है? अब जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम बताते हैं तो रेट इक्वल्स टू, यहाँ कांस्टेंट आता है, इसको हम बोलते हैं के। ए की पावर एक्स है और बी की पावर क्या है? वाई। यहाँ पे जो कांस्टेंट के है, इस कांस्टेंट के को ही क्या कहा जाता है? रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब बात आती है इस रेट कांस्टेंट को डिफाइन करने की। तो देखो इधर, सपोज अगर ए की कंसंट्रेशन कितनी हो? 1 मोल पर लीटर, और बी की कंसंट्रेशन भी कितनी हो? 1 मोल पर लीटर। ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन अगर 1 मोल पर लीटर हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो रेट है वो किसके इक्वल होगी? के के। ठीक है, इसका मतलब किसी भी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी ले ली जाए, यूनिट ले ली जाए, ठीक है, उस सिचुएशन में उस रिएक्शन का जो रेट है वही क्या कहलाता है? रेट कांस्टेंट, या फिर इसे एक और नाम दिया जाता है रेट कांस्टेंट, या फिर बोला जाता है स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, इफ concentration of all reactants are unit, यूनिट मतलब जैसे 1 मोल पर लीटर। ठीक है, if concentration of all reactants are unit, then rate of reaction is called rate constant or स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में, ठीक है, रिएक्टेंट्स की सभी कंसंट्रेशन क्या हो जाए? यूनिट हो जाए, मतलब 1 मोल पर लीटर के इक्वल हो जाए, उस सिचुएशन में जो रेट है वही किसके इक्वल होती है? रेट कांस्टेंट, या इसका एक और नाम क्या होता है? स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। आ रही है बात समझ में? उसके बाद में ये ध्यान रखना, जो स्पेसिफिक रेट या रेट कांस्टेंट की वैल्यूज होती है वो किस पर डिपेंड करती है?
वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, नेचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और दूसरा डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, सब्सटेंस की नेचर कैसी है, जो रिएक्टिंग स्पीसीज उनकी नेचर कैसी है, और टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो के की जो वैल्यू है वो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जबकि के की जो वैल्यू है वो कंसंट्रेशन या बोल लो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं करती और टाइम पे भी डिपेंड नहीं करती, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है, जबकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर है बात? नेक्स्ट अब अपना जो टॉपिक है आगे वो है ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मोलिकुलरिटी, ठीक है। किसी भी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या होती है, ध्यान दो, इसको डिफाइन किया जाता है मोलिकुलरिटी, it is the total number of reacting species taking part in an elementary chemical reaction, elementary chemical reaction, ठीक है। किसी भी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या होती है, रिएक्टेंट या बोल लो रिएक्टिंग स्पीसीज की वो नंबर, ठीक है, या बोल लो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो कि किसी एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। तो ध्यान देना, जो भी रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है एलिमेंट्री रिएक्शंस और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। क्लियर है? एलिमेंट्री रिएक्शंस वो होती है जो वन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जो ओनली एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, कोई रिएक्टेंट है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो उनको तो क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, ठीक। और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, जो मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होती है, मतलब पहले रिएक्टेंट किसी इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा, एक या एक से ज्यादा इंटरमीडिएट में, फिर वो इंटरमीडिएट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? यहाँ पे भी इंटरमीडिएट क्या होता है, इससे कोई मतलब नहीं हमें, ठीक है। तो रिएक्शन जो है दो टाइप की होती है, एक तो एलिमेंट्री रिएक्शन और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, किसी भी एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज पार्टिसिपेट करती है, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, किसी एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में, उसे क्या कहा जाता है, उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी कहते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ये ध्यान रखना, मोलिकुलरिटी एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस के लिए ही बोली जाती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी की कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स में होगी तो हर स्टेप की अलग अलग मोलिकुलरिटी हो सकती है, और जो नेट रिएक्शन लिखी जाएगी उसकी मोलिकुलरिटी अलग हो जाएगी, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती है। मोलिकुलरिटी जो होती है वो किसके लिए बोली जाती है, किसके लिए डिफाइन की जाती है, ओनली एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस के लिए। आ रही है बात समझ में? ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, एक रिएक्शन मैंने ली, ए प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है, एक एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है। इसमें टोटल रिएक्टिंग स्पीशीज कितनी है, एक और एक दो, तो इसके लिए जो मोलिकुलरिटी है वो कितनी है, 2, ठीक है। एक और रिएक्शन देखो, H2 प्लस I2, ये कन्वर्ट हो रहा है 2HI में, ठीक है। एक रिएक्शन ले ली मैंने, सपोज एक सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक। तो इसमें कितने रिएक्टिंग स्पीशीज है, एक और एक दो, तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो गई, 2, ठीक। एक और रिएक्शन देखो, CH3COO2H5, ठीक है, इसको बोलते हैं इथाइल एसीटेट, एक एस्टर है, इसकी जब रिएक्शन कराएंगे H2O से, ठीक है, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस, आगे बहुत पढ़ना है ऑर्गेनिक में अपने को, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, और इससे बनेगा इथेनॉल और एसिटिक एसिड। कितने रिएक्टिंग स्पीशीज है, 1 and 2, ठीक है। तो मोलिकुलरिटी कितनी होगी, ठीक। तो किसी भी एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में टोटल जितने रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उनकी नंबर को ही क्या कहा जाता है, मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कहा जाता है, ठीक। ध्यान रखना, किसी भी रिएक्शन में अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स 0 हो जाएंगे मतलब वो रिएक्शन होनी नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना, किसी भी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कभी भी 0 नहीं होती है,
जीरो होने का मतलब रिएक्टेंट ही नहीं है तो रिएक्शन ही नहीं, ठीक है, तो जीरो नहीं होगी, फ्रैक्शनल में नहीं होगी, ठीक है। कभी भी कोई ऐसा होता है कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल जो है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो है फ्रैक्शन नहीं होंगे, ठीक, तो मोलिकुलरिटी जीरो नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि नंबर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक। ये सब अपने को ध्यान रखना है। उसके अलावा एक और चीज क्या ध्यान रखनी है, किसी भी रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी है जनरली मैक्सिमम कितनी होती है, 3 होती है। आ रही है बात समझ में, मैक्सिमम कितनी होती है, 3। क्लियर, तो ये किसकी बात कर ली हमने, मोलिकुलर। आगे अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर क्या होती है, देखो इधर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लो, ठीक है। किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर किसे डिफाइन की जाती है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लो या रेट इक्वेशन, ठीक है। किसी भी रिएक्शन की जो रेट लो या रेट इक्वेशन है उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स पे जो पावर लगी हुई है उनका समी क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक। अब यहाँ पे जो टर्म है रेट लो क्या होती है उसको देखते हैं। देखो, एक केमिकल रिएक्शन है, सपोज ए प्लस बी, ये क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था किसी भी रिएक्शन की रेट जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक, और इनकी पावर कुछ ना कुछ होती है एक्स और वाई। जैसे ही प्रोपोर्शनली का साइन लगाते हैं कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं कि ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई। आ रही है बात समझ में, ठीक है। ये जो इक्वेशन बनी, ठीक है, किसके बीच में, रेट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बीच में, इसे ही क्या बोला जाता है, इसे ही बोला जाता है इस रिएक्शन के लिए रेट लो या फिर बोलते हैं रेट इक्वेशन। क्या बोला जाता है इसे, रेट लो या फिर रेट इक्वेशन। क्लियर है। ये जो रेट लो या रेट इक्वेशन होता है ये कैसे डिटरमाइन होता है, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। रेट लो या रेट इक्वेशन जो होता है किसी भी रिएक्शन का वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, किससे, रिएक्शन की मैकेनिज्म के थ्रू। आ रही है बात समझ में। यहाँ पे हमने सिंपली मान लिया कि रेट जो है ए की पावर एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बी की पावर वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी है कांस्टेंट आया के, तो रेट इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। सपोज ये क्या है, इस रिएक्शन के लिए रेट लो, ठीक है। तो ऑर्डर को कैसे डिफाइन किया जाता है, किसी भी रिएक्शन के जो रेट लो है उस रेट लो में जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, जैसे ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, इन पे जो पावर्स है उन पावर्स का समी क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जैसे इस रिएक्शन के लिए सपोज रेट लो क्या है, ये, ठीक। वैसे तो एक्सपेरिमेंटली आता है पर हमने मान लिया इसके लिए रेट लो क्या है, ये वाला, ठीक है। तो रेट लो पे जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, इन पे जो पावर्स है उनका समी क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है, ठीक। जैसे इस रिएक्शन की अगर बात की जाए तो इसके लिए जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। आ रही है बात समझ में, ठीक है। क्यों, क्योंकि रेट लो में जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उनकी पावर्स का सम क्या है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर। तो किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, उस रिएक्शन का जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट लो है उस रेट लो में, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स पे जो पावर है उनका सम कर दो, वही क्या हो जाएगा उस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर। अगर उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछना है किसी भी रिएक्शन का तो वो तुम्हें रेट लो देगा। आ रही है बात समझ में, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। क्लियर है बात, ठीक। अब देखो, जैसे मैं बोल रहा था किसी भी रिएक्शन की जनरली मैक्सिमम मोलिकुलरिटी कितनी हो सकती है, 3। वैसे ही किसी भी रिएक्शन के लिए मैक्सिमम जो ऑर्डर होती है जनरली वो भी कितनी होती है, 3 होती है। उसके अलावा किसी भी रिएक्शन की जो ऑर्डर होती है वो जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। आ रही है बात। जबकि मोलिकुलरिटी ना तो जीरो हो सकती, ना नेगेटिव हो सकती, ना फ्रैक्शनल में हो सकती। क्लियर, ये दोनों में डिफरेंस समझना। इसके बाद में देखो, अब ठीक है, इसके बाद में अब अपन देखते हैं किसी भी रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट है, ठीक है,
उसकी यूनिट क्या होती है। जैसे अलग अलग ऑर्डर, अगर मान लो किसी रिएक्शन के लिए ऑर्डर कितना है 0, तो उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू यूनिट अलग होगी। अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है 1, तो उसके लिए जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए कैसे डिटरमाइन की जा सकती है वो देखते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट है उस रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे डिटरमाइन की जाती है, ध्यान दो इधर। हम जानते हैं जनरल अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं तो रेट, ठीक है, इज इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। एक जनरल ले लिया मैंने, जब तक लेते आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को किसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है, तो इसको अलग करो। के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। क्लियर। ठीक है, जनरल एग्जांपल ले लिया। अब देखो रेट जो होती है, रेट क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, रेट क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक, कंसंट्रेशन जनरली किसमें लेते हैं, मोलरिटी, मोल पर लीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे रेट की यूनिट क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन मोलरिटी में लूँ तो कैपिटल एम मोल पर लीटर, और टाइम जनरली लिया जाता है सेकंड में, तो पर सेकंड। ठीक है, तो मोल पर लीटर पर सेकंड की क्या होगी रेट की यूनिट। वैसे ही ए क्या है, ठीक है, ब्रैकेट में लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, एक ही कंसंट्रेशन। ठीक है, किसी भी स्पीशीज की कंसंट्रेशन को कैसे लिखा जाता है, ब्रैकेट में लिख के। ठीक है, अगर किसी भी स्पीशीज को इस तरीके से ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस स्पीशीज की कंसंट्रेशन को। जैसे यहाँ लिखा हुआ इसका मतलब एक ही कंसंट्रेशन। वापस से कंसंट्रेशन उसको किस में लिया जाएगा, मोल पर लीटर में। ठीक है, तो कैपिटल एम मोल पर लीटर, उसकी पावर कितनी हो जाएगी, स्मॉल एक्स। बी की भी कंसंट्रेशन किस में ली जाएगी, मोल पर लीटर में, कैपिटल एम और उसकी पावर वाई। ठीक है, अब देखो इधर, यहाँ पे मोल पर लीटर, यहाँ भी मोल पर लीटर, यहाँ भी मोल पर लीटर। ठीक है, बात कैपिटल एम, जब भी बेस सेम होता है तो पावर सेट हो जाती है, तो यहाँ कैपिटल एम की पावर क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई सेकेंड इनवर्स ले लीजिए। क्लियर। उसके बाद में देखो कैपिटल एम, ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है एक्स प्लस वाई, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो कैपिटल एम की पावर 1 माइनस एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो के की यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एक्स प्लस वाई और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना होगा किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो इस रेट लो में, अगर मैं इस रेट लो के लिए ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर को जनरली स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर का सम। अभी बताया मैंने ऑर्डर क्या होती है, रेट लो में जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उनकी पावर्स का सम, तो स्मॉल एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। क्लियर। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई की जगह मैं क्या लिख दूंगा, स्मॉल एन, तो के इक्वल्स टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस स्मॉल एन सेकेंड की पावर -1। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, ध्यान दो। सपोज सबसे पहले तुमसे क्या बोला, एक रिएक्शन के लिए, ठीक है, ऑर्डर कितना है 0, मतलब 0 ऑर्डर की कोई रिएक्शन। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर कोई रिएक्शन 0 ऑर्डर, इसका मतलब हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए। ठीक है, किसी भी रिएक्शन के लिए ऑर्डर कितनी है 0, इसका मतलब क्या होगा, जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रिएक्टेंट की पावर 0 की। आ रही है बात समझ में। ठीक है, क्योंकि अपन ने क्या बोला है, रेट लो में जो कंसेंट्रेशन टर्म्स है उन पे जो पावर होती है उसका समय तो क्या होता है, ऑर्डर। अब अगर किसी रिएक्शन के लिए वो सम, मतलब ऑर्डर कितनी आई है 0, इसका मतलब जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है उसकी पावर 0 के इक्वल होगा। ठीक है, या बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, अब 0 ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू कितनी हो गई, 0। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऑर्डर कितना हो गया, 0, मतलब एन की वैल्यू 0। यहाँ अगर एन की वैल्यू 0 पुट करते हो तो रेट कांस्टेंट के की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, कैपिटल एम की पावर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स, मतलब कैपिटल एम मतलब मोल पर लीटर।
ये तो नहीं भूल गए ना, कैपिटल एम क्या होता है, कैपिटल एम मतलब मोलरिटी, मोलरिटी मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर की पावर 1 मतलब कोई मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछी जाए तो कितनी होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है। दूसरा देखो इसके बारे में, सपोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, ऑर्डर एन की वैल्यू कितनी होगी उस रिएक्शन के लिए 1। अब ध्यान रखना, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर 1 होने का मतलब क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1 के। ठीक है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1 के। कब, जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 1। ठीक, अब इनकी वैल्यू 1 है तो इस फॉर्मूला में पुट करो, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो यूनिट क्या आएगी, के इक्वल्स टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। 1 माइनस 1 क्या हो गया, जीरो, किसी की भी पावर जीरो क्या होती है 1, तो रेट कांस्टेंट के यूनिट क्या होंगे, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी वो क्या होगी, सेकेंड इनवर्स, या जनरली बोल लो टाइम इनवर्स। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद देखो, अगर रिएक्शन, ठीक है, कोई से भी ऑर्डर की रिएक्शन पूछी जाए उसके लिए अपन रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे सपोज थर्ड ऑर्डर की कोई रिएक्शन है, एक रिएक्शन है जिसके लिए ऑर्डर कितना है, थर्ड, मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ठीक, और क्या दिमाग में आना चाहिए, अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर 3 है, इसका मतलब रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 3 है। क्लियर। अब इसके लिए अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी हो तो रेट कांस्टेंट के इक्वल्स टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन, एन की वैल्यू कितनी है 3 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर की पावर, ठीक है, -3 में से 1 गया तो -2, ठीक, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मोल की पावर -2, अंदर भेजो पावर को, लीटर की पावर 2 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर की अगर कोई रिएक्शन है तो उसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2, सेकेंड की पावर -1। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन के लिए अगर ऑर्डर तुम्हें दे दी जाए, ऑर्डर मतलब स्मॉल एन की वैल्यू, ठीक है, तो इनकी वैल्यू पुट करो इस फॉर्मूला में, उससे क्या मिल जाएगी, रेट कांस्टेंट की यूनिट मिल जाएगी। क्लियर है बात। आगे देखो, दो क्वेश्चन लिए मैंने। पहला क्वेश्चन है गिव द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, आप ही को करना है। इसमें तुम्हें ऑर्डर गिवन है और रेट कांस्टेंट की यूनिट कैलकुलेट करनी है। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया था अभी अपन ने, कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, कैपिटल एम लिख लो या फिर मोल पर लीटर, उसकी पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। एन की वैल्यू पुट करते जाओ, यहाँ पे ऑर्डर 3/2 है तो एन की वैल्यू 3/2 पुट करो, सॉल्व करो, क्या आ जाएगी, रेट कांस्टेंट की यूनिट। एन की वैल्यू 3 पुट करो, अभी पहले भी बताया, 10 की वैल्यू 7/2 पुट करो, सोल्व करो, क्या आ जाएगी, रेट कांस्टेंट की यूनिट, आप ही को करना है। क्लियर। नेक्स्ट है कैलकुलेट ऑर्डर। ठीक है, ये रेट लो गिवन है, एक रेट लो ये गिवन है, एक रेट लो ये गिवन है। ठीक है, दो पार्ट है। इसके लिए ऑर्डर पुट करना है तो क्या करोगे, जो कंसंट्रेशन टर्म्स है रेट लो में उनकी पावर्स का सम कर दो, मतलब एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 + 1/2 कितना हो जाएगा, 5/2। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ये कंसंट्रेशन टर्म्स है, इन पे जो पावर्स हमको एड कर दो, क्या हो जाएगा, ऑर्डर आ जाएगी। ठीक है, -12 और +3/2 कितना हो जाएगा 1। ठीक, तो सिंपली इस तरीके से ऑर्डर कैलकुलेट की जाती है अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हो, और अगर इस टाइप के क्वेश्चन गिवन हो तो अपन क्या कर सकते हैं, इजीली ऑर्डर की हेल्प से रेट कांस्टेंट यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बात। अब इसके बाद देखो, एक चीज और समझा दूं मैं। अब अपन ने क्या है, ऑर्डर भी पढ़ लिया, रेट लो भी हम समझ गए। ठीक है, तो देखो इधर एक चीज ये देख लेना, एक रिएक्शन है A + B, उससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। ठीक, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से बता रहा हूँ। इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A की पावर x के और B की पावर y के। ठीक है, अब जैसे प्रोपोर्शनलिटी आई क्या आया, A की पावर x और B की पावर y। वैसे तो रेट लो एक्सपेरिमेंटली आता है, पर सपोज अपन ने मान लिया ये क्या है, इस रिएक्शन के लिए रेट लो। क्लियर है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ इस रिएक्शन की ऑर्डर की, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो कंसंट्रेशन है उनकी पावर्स का सम कर दोगे, मतलब ऑर्डर में पूछो तो क्या बोलोगे, n = x + y। ठीक है, अब मैं पूछूं, ठीक है, कि
ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर बताओ, तो ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, ध्यान देना, जो रेट लो होता है उसमें ए की कंसेंट्रेशन टर्म्स पे जो पावर है वो क्या हो जाएगी, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर, मतलब ए के रेस्पेक्ट में क्या है ऑर्डर एक्स। अगर मैं बोलूं बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर बताओ तो बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगी वाई। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं तुमसे बोलूं एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन की जो ऑर्डर है ए के रेस्पेक्ट में एक्स है, बी के रेस्पेक्ट में वाई है, इसका मतलब आप क्या समझे, अगर ऐसा बोल दिया जाए कि एक केमिकल रिएक्शन है उसमें ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर एक्स है, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर वाई है, इसका मतलब क्या समझोगे, इसका मतलब समझोगे जो उस रिएक्शन की रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ए की पावर एक्स के और बी की पावर वाई के। ये लिखना हमें आना चाहिए। क्लियर, जैसे मैं बोल दूं एक रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट है, कौन, एक तो है सी एक है डी। ठीक है, अब जो रिएक्शन है वो सी के रेस्पेक्ट में तो क्या है फर्स्ट ऑर्डर और डी के रेस्पेक्ट में क्या है सेकेंड ऑर्डर। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब हम समझे उस रिएक्शन की जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सी की पावर 1 और डी की पावर 2 के। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं बोल लूं कोई रिएक्शन, ठीक है, जीरो ऑर्डर है, ठीक है, तो जीरो ऑर्डर है इसका मतलब क्या समझे, उस रिएक्शन की जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रिएक्टेंट की पावर जीरो के। ठीक है, यहाँ कोई अलग अलग रिएक्टेंट अपने को मेंशन करके दिया नहीं, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रिएक्टेंट की पावर जीरो के। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो तुमसे बोल दिया जाए एक केमिकल रिएक्शन है जिसकी जो रेट है, ठीक है, या बोल लो सॉरी जिसकी जो ऑर्डर है वो कितनी है सेकेंड ऑर्डर है। ठीक, इसका मतलब क्या समझोगे, उस रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर, अगर मैं बोल लूं एक केमिकल रिएक्शन है जिसकी ऑर्डर, ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में कितनी है हाफ और वाई के रेस्पेक्ट में कितनी है 3/2, इसका मतलब क्या समझोगे, उस रिएक्शन की जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्स की कंसंट्रेशन की पावर हाफ के और वाई की कंसंट्रेशन की पावर 3/2 के। ये हमें आना चाहिए लिखना। ठीक है, अगर बोल दिया जाए क्वेश्चन में एक रिएक्शन में, ठीक है, रिएक्टेंट ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर एक्स है, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर वाई है, इसका मतलब क्या होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ए की पावर एक्स के और बी की पावर वाई के। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हमें लिखनी आनी चाहिए किसी भी रिएक्शन के लिए। क्लियर है, नेक्स्ट जो है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है थ्योरी में, बहुत सी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी में डिफरेंस। एक तो इनका डेफिनेशन हो जाएगा, ऑर्डर क्या होती है, ऑर्डर इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लो। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस तो क्या हो जाएगा डेफिनेशन, ठीक है, वो डेफिनेशन देख के लिखी जा सकती है, और मोलिकुलरिटी में भी क्या हो जाएगा डेफिनेशन। ठीक है, मोलिकुलरिटी क्या होती है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। क्लियर है, तो मोलिकुलरिटी ऑर्डर में पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस देखो, ठीक है, इट कैन बी जीरो, नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल। ठीक है, ऑर्डर जो है जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, जबकि मोलिकुलरिटी इट कांट बी जीरो, नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल। ये ध्यान रखना, मोलिकुलरिटी ना तो जीरो हो सकती है, ना नेगेटिव हो सकती है, ना फ्रैक्शनल हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इट डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, जो ऑर्डर होती है वो कैसे डिटरमाइन होती है एक्सपेरिमेंटली, या बोल सकते हो ये एक एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन टर्म है। क्यों, क्योंकि जो ऑर्डर होती है वो रेट लो से आती है और रेट लो एक्सपेरिमेंटली आता है। ठीक है, इसलिए जो ऑर्डर होती है वो कैसी होती है एक्सपेरिमेंटली होती है, जबकि मोलिकुलरिटी कैसी होती है थ्योरेटिकल होती है। ठीक है, इट इज अ थ्योरेटिकल टर्म। क्लियर, क्योंकि रिएक्शन को ऑब्जर्व करके ही हम बता सकते हैं इसकी मोलिकुलरिटी क्या। क्लियर, नेक्स्ट देखो, इट गिव्स आइडिया अबाउट मैकेनिज्म। ठीक है, लिखने पे ज्यादा ध्यान मत देना, मैं जो बोल रहा हूँ वर्बली उस पर ध्यान देना। इट गिव्स अबाउट आइडिया ऑफ
मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये किसी भी रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है उसके बारे में आइडिया देती है। क्यों? क्योंकि जो रेट लो होता है वो रिएक्शन की मैकेनिज्म से आता है, और जो रेट लो है उससे ऑर्डर आती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में आइडिया देती है, जबकि मोलिकुलरिटी किसी भी टाइप की मैकेनिज्म के बारे में कोई आइडिया नहीं देती है। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी में डिफरेंस हो गया। पहला डिफरेंस इनकी डेफिनेशन है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है, ऑर्डर जो है वो जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, जबकि मोलिकुलरिटी ना जीरो हो सकती है, ना नेगेटिव हो सकती है, ना फ्रैक्शनल हो सकती है। क्लियर है? इसके बाद में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल टर्म होती है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू आती है एक तरीके से बोल सकते हो, जबकि मोलिकुलरिटी थ्योरेटिकल होती है। क्लियर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में आइडिया देती है, जबकि मोलिकुलरिटी ऐसा कोई आइडिया नहीं देती है। ठीक है, ये चार डिफरेंस सफिशिएंट है। क्लियर? देखो, ऑर्डर के ऊपर कुछ डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है। इन अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, एक रिएक्शन है, रेट इज डबल ऑन डबलिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए। बी पार्ट है, रेट इंक्रीजेज 8 टाइम्स ऑन डबलिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ठीक है, दो केस दिए हुए हैं इस रिएक्शन के लिए और हमसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछी गई है। क्लियर है? देखो, इस टाइप के क्वेश्चन कब करने, अपने को ऑर्डर पता नहीं है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछी गई है, ठीक है। दो रिएक्टेंट है ए और बी, ठीक। तो हम मान लेते हैं ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितनी है एक्स, और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितनी है वाई, ठीक है। लेट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए इज एक्स एंड विद रेस्पेक्ट टू बी इज वाई, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए हमने मान लिया ए के रेस्पेक्ट में रिएक्शन की ऑर्डर कितनी है एक्स है, और बी के रेस्पेक्ट में रिएक्शन की ऑर्डर क्या है वाई है। अब ध्यान दो, मैंने अभी बताया, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर एक्स है और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर वाई है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की कंसंट्रेशन की पावर एक्स और बी की कंसंट्रेशन की पावर वाई के। क्लियर है? जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी रहोगे कांस्टेंट आएगा के, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब जो दोनों स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो करते जाओ और उनके अकॉर्डिंग एक एक रिलेशन और मिल जाएंगे अपने को, मतलब दो इक्वेशन और आ जाएगी। कैसे? स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है रेट इज डबल ऑन डबलिंग कंसेंट्रेशन ऑफ ए। अगर मैं ए की कंसेंट्रेशन को डबल कर देता हूँ, मतलब ए की जगह 2a कर देता हूँ, तो जो रेट है वो कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है, ठीक। मतलब देखो इधर, यहाँ पे देखो के एज इट इज है, ए की कंसेंट्रेशन डबल कर दी, मतलब ए की जगह 2a कर दिया उसकी पावर एक्स और बी की पावर वाई। यहाँ पे ए की कंसेंट्रेशन डबल कर दी मैंने। क्लियर है? ए की जगह क्या कर दिया, 2a कर दिया, ठीक है। तो जो रेट है वो आर ना रह के क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। क्या हो जाएगी, मतलब 2r हो जाएगी, ठीक। तो ये एक इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद एक अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, रेट इंक्रीजेज 8 टाइम्स। जो रेट है वो 8 गुना हो जाती है, 8 टाइम्स हो जाती है। कब? जब ए और बी दोनों के कंसंट्रेशन को क्या कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में अगर मैं ए की कंसंट्रेशन भी डबल कर दूं और बी की कंसंट्रेशन भी डबल कर दूं, तो रेट कितनी हो जाएगी, 8 टाइम्स। मतलब देखो के अपनी जगह है, ए को भी क्या कर दूं, 2a डबल कर दिया उसकी पावर एक्स, बी को भी क्या कर दिया 2b, क्योंकि बोल रखा है अगर ए और बी दोनों की कंसेंट्रेशन डबल कर दूं, तो मैंने 2a 2b कर दिया, डबल कर दिया। तो जो रेट है वो आर की जगह कितनी हो जाएगी, 8 टाइम्स, मतलब 8r, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 3। अब देखो अपने पास 2 वेरिएबल है एक्स एंड वाई, और इक्वेशन कितनी है, 3। हम इजीली निकाल सकते हैं। एक बार क्या करूंगा मैं, एक बार इक्वेशन 1 को अगर इक्वेशन 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो यहाँ भी b की पावर y है, यहाँ भी b की पावर y है, y वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, x वाली टर्म बचेगी, तो x की वैल्यू निकाली जाएगी, ठीक। दूसरी बार में क्या करूंगा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन किससे, ठीक है, सॉरी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो 2a की पावर x और 2a की पावर x कैंसिल हो जाएगी और y की पावर बचेगी, तो एक बार x की वैल्यू आ जाएगी, एक बार y की वैल्यू आ जाएगी। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो देखो इधर इन 3 इक्वेशन से x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। एक बार में क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। क्यों? क्योंकि अगर मैं इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है इसको इक्वेशन 2 से डिवाइड करूंगा, तो b की पावर y से b की पावर y कैंसिल हो जाएगी,
और एक्स वाली टर्म बचेगी, तो एक तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी इजीली, क्योंकि एक रिएक्शन से एक वेरिएबल निकाला जा सकता है। ठीक है, तो देखो इधर इक्वेशन 1 क्या है, आर इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स बी की पावर 1। इसको डिवाइड करोगे तो एलएचएस को एलएचएस से डिवाइड करो, आरएचएस को आरएचएस से, 2r के इंटू 2a की पावर x और इधर b की पावर y। b की पावर y से b की पावर y कैंसिल, k से k कैंसिल, r से r कैंसिल। इधर कितना बच गया 1/2 और इधर कितना बच गया a की पावर x। और यहाँ पे अगर मैं पावर ओपन करता हूँ तो 2 की पावर x हो जाएगी और a की पावर x हो जाएगी। ठीक है, a की पावर x से a की पावर x भी कैंसिल हो गया। क्या बचा है यहाँ पे, इधर 1/2 और इधर हो गया 1/2 की पावर x। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो देखो इधर इसको लिख सकता हूँ 1/2 की होल पावर 1 और इसको क्या लिख सकता हूँ 1/2 की होल पावर x। क्लियर है, 1 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 ही होनी है और 2 की पावर x क्या हो जाएगा 2 की पावर x। ठीक, तो यहाँ से जब बेस सेम होता है तो पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं और कंपेयर करने पे x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई, मतलब a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो गया 1। ठीक है, अब इसी तरीके से अब क्या करेंगे अपन नेक्स्ट अब अपन करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड। ठीक है, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3। ऐसा करने से क्या होगा 2a की पावर x और 2a की पावर x x वाली टर्म हट जाएगी और डायरेक्ट y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो देखो इधर LHS से LHS डिवाइड कर दो, 2r अपॉन 8r k अपॉन k। ठीक है, ऊपर क्या है 2a की पावर x और b की पावर y, नीचे क्या है 2a की पावर x और 2b की पावर y। k से k कैंसिल, 2a की पावर x से 2a की पावर x कैंसिल, r से r कैंसिल, यहाँ बच जाएगा 1/4 और इधर क्या बच जाएगा, इधर हो जाएगा देखो b की पावर y से b की पावर y भी कैंसिल हो जाएगा जब नीचे पावर को लोगे और 2 की पावर क्या बचेगा ओनली 1, तो 1/2 की पावर y बच गया। ठीक है, जब इसको खोलोगे तो 2 की पावर y अलग हो जाएगा और b की पावर y रहेगा, b की पावर y से b की पावर y कैंसिल, 1/2 की पावर y। इसको लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसे लिखा जा सकता है 1/2 की पावर y। वापस से बेस सेम है तो पावर्स को कंपेयर करो, y इक्वल्स टू कितना आ गया 2, तो a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया x, b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया y। x और y की वैल्यू जब यहाँ रखते हो इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में जब x और y की वैल्यू लिखोगे तो r इक्वल्स टू k a की पावर 1 b की पावर 2। ठीक, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बतानी है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इनको ऐड कर दो, मतलब ऑर्डर कितनी हो जाएगी 2 + 1 = 3। इस तरीके से इसका एक्टिवेशन किए जा सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इजीली है। क्वेश्चन स्टार्ट करते टाइम पे जब अपने को ऑर्डर पता नहीं है तो ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर x मान ली, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर y मान ली। उसके बाद जो स्टेटमेंट दिए गए थे जैसे जैसे स्टेटमेंट्स ने बोला वैसे वैसे हमने काम करके दो इक्वेशन बनाई। पहला स्टेटमेंट बोल रहा था अगर ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दो तो रेट डबल हो जाएगी, और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा था ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर देते तो रेट 8 टाइम्स हो जाएगी। 3 इक्वेशन लिख ली, उसके बाद में सोल्व कर ली। क्लियर है? देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, conversion of x into y follows second order kinetics. If concentration of x increases 3 times, then what is the effect on rate of formation of y? एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हमें ऑर्डर गिवन है। ठीक है, x जो है y में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है सेकेंड, मतलब ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। और मैंने बताया अगर तुम्हें दिया गया है कोई रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है, इसका मतलब दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, इस रिएक्शन की जो रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 2k। रिएक्टेंट कौन है x, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी x की पावर 2k। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी कांस्टेंट आएगा k x की पावर 2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो अगर x की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए, इफ कंसंट्रेशन ऑफ x इंक्रीजेस 3 टाइम्स, ठीक है, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट, रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो इधर सपोज x की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज कर दी, मतलब 3 गुना कर दी। ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन बदलने पे रेट बदलने वाली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे ही कंसंट्रेशन बदलोगे रेट भी बदलेगी। ठीक, तो सपोज क्या किया मैंने कि ऐसी चीज है x की कंसंट्रेशन कितनी कर दी 3 टाइम्स, जहां x थी वहां 3x कर दी। ठीक है,
तो रेट चेंज हो जाएगी, चेंज हो गई सपोज रेट कितनी हो गई, पहले आर थी, अब मैंने बोल दिया आर है, तो दे दो इक्वेशन नंबर। ठीक है, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई। ठीक है, तो वाई के फॉर्मेशन की रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वाई के फॉर्मेशन की रेट बोल लो या ओवरऑल रेट बोल लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, देखो इधर ये एक्स और वाई एक रिएक्शन है, और मैंने स्टार्टिंग में बताया इस रिएक्शन की रेट को, ठीक है, ईच रिएक्टेंट एंड ईच प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में अपन लिख सकते हैं। ठीक है, हर रिएक्टेंट और हर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में अपन रेट लिख सकते हैं, मैंने लिखना सिखाया है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में लिखूं तो एक्स क्या है, रिएक्टेंट, इसलिए माइनस आएगा। ठीक है, उसके बाद में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स मतलब डीएक्स, ये किसको बता रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स अपॉन टाइम टेकन। और इसे ही वाई के रेस्पेक्ट में भी रेट को लिखा जा सकता है, क्या लिखोगे, प्रोडक्ट है इसलिए प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाई मतलब dy अपॉन dt। ठीक है, तो रेट को अपन x के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, y के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे दोनों जगह 1 1 है, तो उसका रेसिप्रोकल 1/1 लिखने से कोई मतलब है ही नहीं। ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन बोल लो या माइनस dx/dt का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x बोल लो या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y बोल लो, तीनों बात क्या है, एक ही है। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, What is the effect on rate of formation of Y? Y के फॉर्मेशन की रेट पे क्या अफेक्ट होगा, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसका क्या अफेक्ट होगा। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए देखो सेकंड ऑर्डर दिया हुआ था, तो मैंने बताया रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट 10 की पावर 2 के, प्रोपोर्शनलिटी आया तो कांस्टेंट आया के। अब x की कंसंट्रेशन 3 टाइम इंक्रीज कर दी तो कितनी हो गई, x से 3x, तो सपोज न्यू रेट कितनी हो गई, r। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, तो देखो इधर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। ठीक है, एलएचएस को एलएचएस से डिवाइड करो, r अपॉन r इक्वल्स टू, देखो k से k कैंसिल हो गया, डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या बचा यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन नीचे है 3x का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो ऊपर तो x स्क्वायर है और नीचे 3 की पावर 2 हो जाएगा 9 और x की पावर 2 मतलब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आया यहाँ पे, यहाँ आया r अपॉन r इक्वल्स टू 1 अपॉन 9। ठीक है, अब अगर r की वैल्यू में निकालता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9r। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम x के कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y है या रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनिशियल रेट का कितना हो जाएगी, 9 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, 10 rate of reaction increases 9 times of the initial rate। ठीक है, इस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं। क्लियर है बात, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है अपना, फॉर अ रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट के लिए रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर। रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर। मैंने बताया जैसे ही ऑर्डर पढ़ा चले दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, जो रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 2 के, क्योंकि ऑर्डर कितना है 2। क्लियर, आगे देखो, how will be rate of reaction affected if concentration of reactant is increases 2 times, या यहाँ पे लिखा हो सकता है डबल। ठीक है, एंड सेकेंड है रिड्यूस टू हाफ। दो क्वेश्चन है इसके अंदर। देखो एक रिएक्शन है सपोज, उसमें रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। ठीक है, ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब क्या क्लिक हुआ दिमाग में, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 2 के। क्लियर, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी आओगे कांस्टेंट आएगा के आर की पावर 2, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, ठीक है, रेट पे क्या अफेक्ट होगा जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या कर दोगे, डबल। ठीक है, तो जैसे ही रेट कंसंट्रेशन डबल कर दी, न्यू रेट जो जाएगी सपोज वो कितनी हो गई, आर डे, और आर डे इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, के 2r की पावर 2, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या कर दी, डबल। जैसे ही डबल की रेट क्या हो गई, चेंज हो के आर डैश। ठीक है, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब वापस से इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, इक्वेशन 2, तो r अपॉन आर एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो k से k कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो क्या बचेगा r स्क्वायर और नीचे क्या बचेगा 2r स्क्वायर। क्लियर, ठीक है, यहाँ से r अपॉन आर एस इक्वल्स टू, देखो r स्क्वायर ऊपर है और 2r का स्क्वायर जब ओपन होगा तो 2 का स्क्वायर तो क्या होगा 4, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/4।
इसका मतलब यहाँ से न्यू रेट आर डैश अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगी 4R। इसका मतलब क्या हुआ, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करते हो तो जो न्यू रेट है वो इनिशियल रेट का क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही किया जा सकता है। देखो इधर, देखो अगर किसी को लग रहा हो मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लेना। क्लियर है? देखो इधर, अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है रिड्यूस्ड टू हाफ, मतलब आधी कर दी। पहले अगर आर थी तो क्या कर दी, R/2 कर दी। तो देखो इधर, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ कर दी तो सपोज नई रेट कितनी मान ली इस बार मैंने, R डबल डैश, क्योंकि R डैश पहले मान चुका, R इनिशियल है तो अब क्या मान ली, R डबल डैश। तो R डबल डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के, जहाँ कंसंट्रेशन R थी वहाँ हाफ कर दी, मतलब कितनी हो गई, R/2, उसकी पावर कितनी हो जाएगी 2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, 2 पहले दे चुका। ठीक, अब क्या करोगे, 1/3। ठीक है, जैसे इक्वेशन नंबर 1/3 करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो R/R डबल डैश, LHS को LHS से डिवाइड कर दो, इक्वल्स टू, कैसे के कैंसिल, ऊपर है R², नीचे है R/2 का स्क्वायर। क्लियर है बात? अब देखो आगे, यहाँ से जब उसको सोल्व करोगे तो R/R डैश इक्वल्स टू, R² से R² कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 1/1/4। यहाँ से R/R डबल डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो अगर R डबल डैश की वैल्यू अपने को निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, R डबल डैश इक्वल हो जाएगा R/4। इसका मतलब अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ करते हो, ठीक है, तो जो नई रेट है वो इनिशियल रेट का कितना हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी।